बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए 4 साल ला लीगा नहीं जीतना एक बहुत बड़ा शौक था, उनके फैन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। बट फाइनली कल ये 4 साल का वेट खत्म हो गया। बार्सिलोना वॉन देयर 28th ला लीगा टाइटल और उसी के साथ गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आती ही जा रही है बार्सिलोना फैन्स के लिए क्योंकि जोआन लोपोटा ने कल पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया है कि मेसी के रिटर्न पे बार्सिलोना एक्टिवली काम कर रही है। एफएफपी के साथ उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसके थ्रू नेविगेट करने की पूरी कोशिश कर रही है बार्सिलोना। बट मेसी का रिटर्न इज ऑफिशियली ऑन एटलीस्ट द अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग मेसी बैक टू बार्सिलोना पूरी कोशिशें हैं वो कोशिशें में लग गए हैं जोआन लपोर्टा और बाकी के बार्सिलोना का जो बोर्ड है टू ब्रिंग मेसी बैक टू द क्लब। बुस्केट्स का डिपार्चर एक हिंट है कि बार्सिलोना का बोर्ड टफ डिसीजंस लेना चाह रहा है बट हम ये सब चीजों की तो बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बार्सिलोना के इस सीजन की। जैवी ने जो प्रोग्रेस करी है इस सीजन 18 महीने जैवी के पूरे हो गए हैं बार्सिलोना में। इस 18 महीने में जैवी ने काफी प्रोग्रेस की है और इस सीजन के अंदर ही आप देखो तो सिस्टम की बात करो, आप चाहे आप टैक्टिक्स की बात करो, चाहे आप अप्रोच टू द गेम की बात करो, बार्सिलोना वे ऑफ प्लेइंग की बात करो, हर एस्पेक्ट में बार्सिलोना इंप्रूव हुई है। बट अगर हम किसी भी एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, आई थिंक द फर्स्ट एस्पेक्ट जिससे हमें शुरू करना चाहिए इस बार्सिलोना डिफेंस। भाई बार्सिलोना ने इस सीजन 25 क्लीन शीट रखी है ला लीगा में और उसी के साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया जिसमें उन्होंने 11 1-0 विंस पुल ऑफ किए हैं, जो हाईएस्ट विन बाय 1-0 मार्जिन इन अ सीजन फॉर एनी ला लीगा टीम रही है। तो इससे ये पूरा दिखता है कि बार्सिलोना की जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है इस सीजन कितना इंप्रूव हुआ है। अगर आप बार्सिलोना के गोल्स कंसीडर्ड पर गेम देखो, पिछले 3 सीजन, मैं ग्राफिक डाल देता हूँ स्क्रीन पे, तो पिछले 3 सीजन, इस सीजन से पहले जो बार्सिलोना के सीजन थे, उसमें बार्सिलोना का एवरेज गोल्स कंसीडर्ड पर गेम वाज अबव 1। 38 गोल से ज्यादा बार्सिलोना ने कंसीड किए थे बट इस सीजन 1/3 हो गया है भाई वो 0.38 गोल्स कंसीडर्ड पर गेम। बट सबसे बड़ी स्टैट जो आपको उस पूरी फिगर में भी दिख गई होगी जो स्क्रीन पे भी आई थी कि बार्सिलोना ने इस सीजन 0 एरर्स लीडिंग टू गोल्स करे हैं। मतलब इतना फ्लूइड सिस्टम रहा है डिफेंसिवली, इतना सॉलिड रहा है डिफेंसिव सिस्टम। एंड इसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है ना सिर्फ जो बैक है बार्सिलोना की जिसमें आपके बाल्डे, अराउहो, क्रिस्टेंसन और कुंडे आते हैं, बट सबसे ज्यादा जो जाता है बार्सिलोना के वाइस कैप्टन जिस समय बन चुके हैं टर स्टेगन को, कि जिस हिसाब से उसने इंप्रूव किया इस सीजन। उसके डाउट हो रहे थे काफी उसके फॉर्म पे, उसका फॉर्म भी रिलायबल नहीं था पिछले सीजन तक। बट आई थिंक हमने बहुत जैवी की बात की है कि जैवी ने किस प्लेयर्स को इंप्रूव किया। जैवी ने डेम्बेले का फॉर्म इंप्रूव कर दिया, जैवी के अंदर फ्रैंकी डियोंग काफी इंप्रूव हुआ है। इन सब पे हम बात करेंगे, इन सब के बारे में मेंशन करना जरूर बनता है। बट टर स्टेगन की जो कंसिस्टेंसी आ गई है और टर स्टेगन की जो आप कह सकते हो पुरानी क्वालिटीज थी, उसको उसने वापस रीइंस्टेट कर दिया और दिखा दिया कि क्यों वो इतना ऑलराउंड कीपर अच्छा है। वो जैवी के सिस्टम में सबसे ज्यादा उभर के आया है क्योंकि टर स्टेगन, हमें सबको पता है कि भाई जैवी अपने सिस्टम में चाहता है कि कीपर भी एक आउटफील्ड प्लेयर की तरह बिहेव करे। हाई लाइन में कीपर इंपॉर्टेंट होता है, कीपर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर स्टेगन ने जिस हिसाब से इस सीजन आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज देख लो, उसकी आप सेव्स परसेंटेज देखो, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स देखो, चाहे मॉडर्न गोलकीपिंग मैट्रिक्स देखो, चाहे आप ट्रेडिशनल गोलकीपिंग मैट्रिक्स देखो, जिसमें टर स्टेगन की शॉट स्टॉपिंग हैज बिकम इवन मोर रिलायबल। पिछली सीजन रिलायबल नहीं थी, इस सीजन रिलायबल हो गई है। तो टर स्टेगन पे जावी ने जो काम किया है, उस पे जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, स्पेशली जब लग रहा था कि मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बार्सिलोना की कीपर की पोजीशन को फिक्स करने की जरूरत थी, बट बार्सिलोना के फैंस, मैं जानता हूँ, उत्कर्ष भी इस पे आप कह सकते हो, कह सकता है कि इनियाकी पेन्या को एक होता है ना, एक मेंटल कंसिडरेशन दिया जा रहा था कि क्या पता इसको स्टार्ट करो। टर स्टेगन अनरिलायबल हो रहा था, टर स्टेगन को कहीं ना एक लात मारने की जरूरत थी कि भाई सीरियस हो जा, तू इतने साल से क्लब में है, अगले सीजन 10 साल हो जाएंगे टर स्टेगन को बार्सिलोना में, तो इतने साल से हो एक सीनियर फिगर और ड्रेसिंग रूम में, तुम्हें स्टैंडर्ड अपनी परफॉर्मेंस से सेट करना पड़ेगा, जो नहीं कर रहा था टर स्टेगन। उस एस्पेक्ट में जैवी ने टर स्टेगन के साथ, मतलब वो कह सकते हैं ना, बेहतरीन काम किया। और टर स्टेगन का जो इम्पैक्ट रहा है सिस्टम में, उसको मैं जितना ज्यादा एम्फसाइज कर सकता हूँ उतना कम है। उसका जो स्वीपर कीपर रोल है वो बार्सिलोना के हाई लाइन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेंटल श्योरिटी देता है बार्सिलोना की डिफेंसिव लाइन को कि वो आगे पुश कर सकते हैं और इन केस इफ दे आर बीटन बाय अ लॉन्ग बॉल तो टर स्टेगन आके स्वीप कर देगा जैसे नॉयर करता है। बट टर स्टेगन ने दिखा दिया कि टर स्टेगन कैन बी द नंबर 1 जर्मन गोलकीपर। एंड इस समय अगर आप फॉर्म देखो तो ही इज द नंबर 1 जर्मन गोलकीपर एंड इन जनरल वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। डिफेंस पे आप आओ तो डिफेंसिव साइनिंग इस सीजन काफी थी जिसने आप कह सकते हो रेवोल्यूशनाइज किया बार्सिलोना को। अराउहो ने अपना अच्छा फॉर्म, आप कह सकते हो, जो उसने ग्लिम्पसेस दिखाए थे पिछले सीजन, उसको कैरी फॉरवर्ड किया इस सीजन। और अपने जो आप कह सकते हो सॉलिडिटी, उसकी जो कह सकते हो रूथलेस एक डॉगेड स्टाइल ऑफ डिफेंडिंग होता है ना, उसने वो कैरी फॉरवर्ड किया है कि बिल्कुल स्कोप नहीं देना। एज अ यूनाइटेड फैन मैंने भी इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इट वाज नॉट अ डिफेंसिव मास्टर क्लास, नॉट फ्रॉम यूनाइटेड, नॉट फ्रॉम बार्सा इन द यूरोपा लीग प्लेऑफ, बट जिस हिसाब से रैशफोर्ड को कंटेन करके रखा था अराउहो ने, दिखता है कि वो कितना ज्यादा एक मेंटली अवेयर, उसकी पोजीशनिंग कितनी अच्छी है गेम को लेके, कितना वो फ्रंट फुट डिफेंडिंग में माहिर है। और इन जनरल आजकल के जो आप कह सकते हो मॉडर्न सेंटर बैक्स जो हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बॉल पे भी उतने अच्छे हो जितना वो डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम में अच्छे हो, उस एस्पेक्ट में अराउहो ने एक एडेड डायमेंशन दिखाई है सीजन अपने गेम की। बट आप डिफेंसिव एडिशंस की बात करो, जो बार्सिलोना की साइनिंग्स भी थी सीजन, साइनिंग्स भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनको मेंशन करना पड़ेगा। क्रिस्टेंसन और कुंडे आप देख सकते हो, और कायदे से बाल्डे को भी आप एक अगर नई साइनिंग की तरह देखने चाहो, क्योंकि बाल्डे ने आप कह सकते हो डेफिनेटिवली तो नहीं कहूंगा मैं, बट काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है जॉर्डी एल्बा को एज अ स्टार्टिंग लेफ्ट बैक इन द बार्सा सिस्टम। और उसका इंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बार्सा के लिए, क्योंकि बात चल रही थी कि भाई बार्सिलोना ने मार्कोस अलोंसो को साइन किया है,
क्या वो जॉर्डी एल्बा को थ्रेटन करेगा? क्या रिप्लेसमेंट है? और ज़ावी ने कायदे में भी मार्कस अलोंसो को एज़ अ लेफ्ट सेंटर बैक ज़्यादा खिलाया इंस्टेड ऑफ अ लेफ्ट बैक। और बार्सिलोना फैन्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया था ज़ावी को थोड़ा मार्कस अलोंसो के डिसीजंस को लेके, क्योंकि ज़ावी काफ़ी अड़ गया था मार्कस अलोंसो को स्टार्ट कराने पे एंड लेफ्ट बैक पे भी काफ़ी स्टार्ट करा रहा था। बट जो ऑब्वियस लिमिटेशंस है मार्कस अलोंसो की, कि वो डायनामिक लेफ्ट बैक नहीं है जो आगे पुश कर सकता है, मिडफील्ड में भी ड्रिफ्ट हो सकता है और एक कह सकते हो एक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है आपको अप एंड डाउन द पिच। वो मार्कस अलोंसो कभी ऐसा लेफ्ट बैक था ही नहीं। आप चेल्सी में भी देख लो उसको, आप बार्सिलोना में देख लो, कभी भी वो ऐसा फुल बैक नहीं था। तो बाल्डे को स्टार्ट कराना, बाल्डे को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट डालना साइड में एंड स्पेशली क्रिस्टेंसन जैसे प्लेयर को जो एक आपकी हाई लाइन में कॉम्प्लीमेंट करता है अराउहो को। आप कुंडे का यूसेज देखो इस सीजन, तो कुंडे को राइट बैक पे खिला रहा है जावी। मेनली उसकी स्टार्टिंग पोजीशन राइट बैक थी इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन, अगर आप देखो तो राइट बैक उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, बाद में भी रही। और कुंडे का नेचुरल प्रेफरेंस इज टू प्ले एट सेंटर बैक। सेविया में वो एक सेंटर बैक पेयरिंग में ही फ्लरिश कर रहा था, उसी में वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा था। बट कुंडे का रोल सीजन जैसे प्रोग्रेस हुआ है, वो एज अ सेंटर बैक ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया, क्योंकि आप देखो बार्सिलोना की जो स्टार्टिंग शेप होती है 4-3-3 होती है, बट जैसे ही बार्सिलोना पोजेशन में होती है और जब प्रोग्रेस करती है ट्रांजिशन में, तो बार्सिलोना की शेप 3-2-2-3 सी हो जाती है। और 3-2-2-3 मतलब अराउहो, क्रिस्टेंसन और कुंडे एज अ राइट सेंटर बैक ऑपरेट करते हैं और बाल्डे आगे पुश करता है। बाल्डे आगे पुश करता है, कुंडे अपनी सेंटर बैक पोजीशन में आ जाता है जहाँ पे वो कंफर्टेबल है, जहाँ पे उसके पास टर्निंग रेडियस ज्यादा है, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है और बॉल भी कैरी कर सकता है, इंस्टेड ऑफ एक रिस्ट्रिक्टेड वे में एक ही मोशन में जाने के लिए ऑन द राइट हैंड साइड। वो सेंटर बैक पोजीशन में भी आके आगे ड्रिफ्ट कर सकता है और वो इंटरचेंजेबिलिटी हमें ओरोहो, क्रिस्टेंसन और कुंडे में लगातार दिखी है इस सीजन। तो कुंडे का रोल भी आप देखो जिस पर्पज से साइन किया था और एक तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कुंडे जैसे प्लेयर के साथ, उसका फायदा भी जावी ने पूरी तरह उठाया है। मिडफील्ड पे आए, क्योंकि हम पोजीशन बाय पोजीशन ऑन द पिच चल रहे हैं। मिडफील्ड पे अगर आप देखो तो ये सीजन बार्सा के एक प्लेयर के लिए, जिसका नाम मैं ज्यादा लेना पसंद नहीं करता हूँ, करियर डिफाइनिंग रहा है बार्सिलोना में, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग जिस प्लेयर को मैं यूनाइटेड आता देखना चाहता था, अभी भी देखना चाहता हूँ, बट अब वो मेरी एक पता नहीं वो डिल्यूजन में चला गया, ड्रीम भी नहीं कहोगे, वो डिल्यूजन में चला गया। फ्रेंकी डियोंग को अगर आप इस सीजन देखो जिस हिसाब से जावी ने यूटिलाइज किया है फ्रेंकी डियोंग एज अ डबल पिवट फाइनली यूज किया गया है। पहले कंफ्यूजन रहता था फ्रेंकी डियोंग में, चाहे आप कोमन के अंदर देखो चाहे वेलवर्डे के अंदर देखो, जो रोल रहा है फ्रेंकी डियोंग का वो बहुत ही एक मिक्स्ड रोल रहा है। कभी उसको एज अ फर्दर नंबर 10 की तरह यूज करने की कोशिश की, एज अ प्रोग्रेसिव 8 यूज करने की कोशिश करी, कभी एज अ थर्ड सेंटर बैक को यूज करने की कोशिश करी, कभी एज अ नंबर 6 यूज करने की कोशिश करी। ये जो कंफ्यूजन था फ्रेंकी डियोंग के रोल में, इस वजह से जो फ्रेंकी डियोंग का इम्पैक्ट था और फ्रेंकी डियोंग की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कंफ्यूज थी, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग वाज नॉट एबल टू डू जो उसकी बेस्ट चीज होती है ना, बेस्ट एबिलिटी है कि ड्रॉप बैक करके बॉल प्रोग्रेस करना, नीट पासेस प्ले करके बॉल प्रोग्रेस करना, स्पेस क्रिएट करना, फुल बैक के साथ बॉल एक्सचेंज करना, लेट रन्स बनाना, कुछ भी नहीं कर पा रहा था फ्रेंकी डियोंग। बट इस सीजन क्या हुआ है, जावी ने फ्रेंकी डियोंग को बुस्केट्स के साथ बहुत अच्छे से पेयर किया है। बुस्केट्स के साथ वो पेयरिंग इतनी अच्छी काम आई है फ्रेंकी डियोंग के लिए कि अब एक तरीके से ना जो बुस्केट्स के जाने का सरदर्द भी है वो भी कहीं न कहीं कम हो गया है, क्योंकि आप ये देखो कि बुस्केट्स का जाना कहीं न कहीं इनेविटेबल लग रहा था सूनर रादर देन लेटर। इस साल नहीं होता, अगले साल पक्का हो जाता। तो इस साल बुस्केट्स इज़ फाइनली सेइंग गुड बाय टू बार्सिलोना। बट एक ये होता है ना कि आपको पता चल गया कि आपको कैसा प्लेयर चाहिए जो फ्रेंकी डियोंग के बगल में विल एबल टू ब्रिंग दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो फ्रेंकी डियोंग इस सीजन ला रहा था कंसिस्टेंटली, और उसको मेंटेन कैसे कर पाएगा फ्रेंकी डियोंग। तो आपको एक तरीके से ना एक प्रोफाइल मिल गई है बनी बनाई कि हमारे को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो फ्रेंकी डियोंग को लाइसेंस दे आगे जाने के लिए और जो बुस्केट्स की तरह डिफेंस के आगे बना रहे, और मेनली उसका काम रहे कि फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर को बॉल फीड करना। अब क्या ये गुंडोआन ऐसा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि गुंडोआन की बहुत बात चल रही है और सिटी पे भी हम लास्ट में आएँगे, क्योंकि बार्सिलोना ने टाइटल जीत लिया है। सिटी भी वैसे टाइटल जीतने वाली है, बट गुंडोआन से काफ़ी लिंक हो रही है बार्सिलोना। तो क्या गुंडोआन बुस्केट्स जैसी प्रोफाइल का प्लेयर है और क्या आप गुंडोआन को खिला सकते हो नेक्स्ट टू फ्रैंकी डियोंग? मेरे को थोड़े डाउट होते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि भाई गुंडोआन इज़ अ प्लेयर जो खुद आज भी आपने देख लिया होगा जिस हिसाब से उसने गोल मारे हैं, बॉक्स में जाके बॉक्स में थ्रेट प्रोवाइड करके, वो सिटिंग बैक वाला प्लेयर नहीं है। वो सिटिंग बैक वाला प्लेयर रॉड्री है सिटी के सिस्टम में, एंड वो गुंडोआन जैसे प्लेयर को लाइसेंस देता है। तो रॉड्री ऑब्वियसली इफ यू ब्रिंग रॉड्री फ्रॉम सिटी व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, अगर रॉड्री को लेके आ जाते तो बिल्कुल फ्रैंकी डियोंग बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंसेस कैरी ऑन कर सकता है। बट गुंडोआन का लाना इस परफॉर्मेंस लेवल को कितना इंश्योर करने का, ये बात देखनी पड़ेगी। आई थिंक बार्सिलोना को ये हेवीली कंसीडर करनी पड़ेगी। इस समय आपके पास पेड्री भी है, आपके पास कैसी भी है, आपके पास डियोंग है, और अगर आप गुंडोआन ले आते हो तो आई थिंक टू मेनी प्लेयर्स ऑफ अ सिमिलर प्लेइंग स्टाइल, और चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो डिफेंस फर्स्ट माइंडसेट का ज्यादा हो, कोई भी नहीं है। प्रेसिंग के मामले में मैं कुछ डाउट नहीं कर रहा, बट आपको पता चल गया ना इस सीजन की आपका मिडफील्ड में श्योरिटी कब आई, जब आप पेड्री, फ्रैंकी डियोंग और बुस्केट्स को खिला रहे हो, और जब बुस्केट्स आपके फेविकॉल की तरह है पूरी मिडफील्ड का, वो फेविकॉल चली जाएगी, तो आपको फेविकॉल की ज़रूरत है। आई थिंक मेरे को लगता है वो गुंडोआन वो फेविकॉल नहीं है, तो जावी किस हिसाब से बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट लेके आता है, कौन लेके आता है, ये देखना पड़ेगा। पेड्री और गैवी के भी करियर डिफाइनिंग सीजन्स गए हैं, क्योंकि पेड्री ने भी दिखा दिया कि वो बार्सिलोना में लॉन्ग टर्म के लिए आराम से 10 साल के लिए बार्सिलोना की मिडफील्ड में वो एक स्टेपल बन सकता है। गैवी मिडफील्ड का पार्ट कम है, वैसे वो विंग का पार्ट कभी रहता है, कभी मिडफील्ड का पार्ट है, बट गैवी का भी पूरा-पूरा रोल है, एक डिफाइंड रोल है इस सिस्टम में। बट पेड्री और गैवी को देखो तो आई थिंक इस समय
इस सीज़न जो यंगस्टर्स का ब्रेक थ्रू रहा है वो गज़ब रहा है। मतलब बाल्डे, पेड्री, गैवी ब्रेक थ्रू सबका नहीं है, बाल्डे का ज़्यादा ब्रेक थ्रू कहोगे क्योंकि पेड्री और गैवी की क्वालिटी हमने पिछले सीज़न भी देखी थी। इस सीज़न जिस हिसाब से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है तो एक तरीके से इंश्योर कर दिया उन्होंने बार्सिलोना को और ज़ैवी को भी कि मिडफ़ील्ड में ज़्यादा अदला-बदली करने की ज़रूरत नहीं है, बस बुस्केट्स का एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए। फॉरवर्ड लाइन पे अगर हम आएँ तो फॉरवर्ड लाइन में इस सीज़न सबसे ज़्यादा थॉट ज़ैवी ने इस एरिया ऑफ द पिच को दी है क्योंकि आप शुरू के सीज़न में देखो मतलब इनिशियल हाफ ऑफ द सीज़न अप टिल जनवरी देखो, तो ज़ैवी का अप्रोच था कि उसको 2 प्रॉपर विंगर्स खिलाने हैं। इन द फॉर्म ऑफ डेम्बेले और रफीनिया और उनके साथ कि वो अपनी विड्थ यूटिलाइज़ करे, स्ट्रेच करे गेम को और डेम्बेले ऐसा प्लेयर है जो विड्थ भी यूटिलाइज़ कर सकता है, अंदर भी काट सकता है और लेवेंडोव्स्की को सप्लाई भी दे सकते हैं। तो मेन अप्रोच ज़ावी का था इनिशियल पार्ट ऑफ द सीज़न में कि विंगर्स को ढंग से यूटिलाइज़ करो। बट अब फिर देखो, पहले डेम्बेले अच्छा खेल रहा था, कभी रफीनिया अच्छा खेल रहा था, दोनों की परफॉर्मेंसेस रेगुलरली कोइंसाइड नहीं कर रही थी कि दोनों अच्छा खेल रहे हैं। फिर डेम्बेले इंजर हो गया ऑब्वियसली, रफीनिया भी पैचेज़ में आई वुड से रफीनिया का डिसेंट सीज़न रहा है, बट पैचेज़ में उसने परफॉर्म किया है। कुछ पैचेज़ आ रहे थे जब उसने परफॉर्म नहीं किया। कुछ मैचेज़ में उसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। जो एल क्लासिको था स्पेशली जिसमें बार्सिलोना हारी थी 3-1 उसमें रफीनिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो विंगर्स की रिलायबिलिटी आप कह सकते हो जो ज़ैवी ने सोचा था उस हिसाब से नहीं रही, तो ज़ैवी ने ये डिसीजन लिया कि गैवी को उसने लेफ्ट विंग पे खिलाना शुरू किया। डेम्बेले क्योंकि इंजर्ड था और गैवी को विंग पे खिलाने से ज़ैवी का एक काफ़ी बड़ा सरदर्द हट गया कि वो कैसे गैवी, पेड्री, बुस्केट्स और डियोंग को साथ खिलाए पिच पे क्योंकि क्योंकि एक भी प्लेयर को हटाना एक तरीके से आपके सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा था। तो गैवी का विंग पे खिलाना एक्चुअली बाल्डे को एज़ अ विंगर ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहा था। क्योंकि आप इन जनरल बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल देखो, तो बाल्डे आगे पुश करता है ज़्यादा, कुंडे इतना आगे पुश नहीं करता। तो बाल्डे आगे पुश करता है, गैवी ड्रॉप्स इन बिहाइंड या फ्रैंकी डी जॉन्ग ड्रॉप्स इन द स्पेस जो बाल्डे वेकेट करता है और उधर एक रोटेशन चलता रहता है जिससे बाल्डे आगे रहे और अगर ट्रांजिशन हो, जो बहुत कम हुए हैं बार्सिलोना के अगेंस्ट, बार्सिलोना ने इस सीज़न जो टर्नओवर्स किए हैं, वो सीधे-सीधे ये दर्शाता है कि जो ये सिस्टम है, जिसमें गैवी एज़ अ विंगर स्टार्ट करता है बट मिडफील्ड में ड्रॉप कर जाता है और बाल्डे आगे पुश करता है और फ्रैंकी डी जॉन्ग, गैवी, पेड्री ये सब रोटेट करते हैं एक-दूसरे में। ये सिस्टम कितने अच्छे से काम किया और बट इन सब तारीफों का मतलब ये नहीं है कि बार्सिलोना ने इस सीज़न स्ट्रगल नहीं किया है। आप लेवेंडोव्स्की का फॉर्म देखो इस सीज़न तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया था लेवेंडोव्स्की अच्छा साइनिंग रहा है बार्सिलोना की इन जनरल अगर आप देखो, उसके 21 गोल हो गए हैं ला लीगा में। बट लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंसेस देखो तो पहले 16 मैचेस में लेवेंडोव्स्की ने 14 गोल मारे थे। उसके बाद अगले 15 मैचेस में लेवेंडोव्स्की ने मात्र 7 गोल मारे हैं, व्हिच इज़ नॉट द स्टैंडर्ड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लेवेंडोव्स्की जो लेफ्ट राइट सेंटर गोल मार रहा था बायर्न म्यूनिख में, तो ऑब्वियसली उसकी एज भी हो गई है, वो भी एक फैक्टर है। बट जिस हिसाब से आप लेवेंडोव्स्की ने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करे, उसका सेकंड हाफ ऑफ द सीजन इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। और अगर आप विंगर्स के एस्पेक्ट में भी देखो तो बार्सिलोना को एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड विंगर लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि डेम्बेले का कोई भरोसा नहीं है कि डेम्बेले कब कंसिस्टेंटली फिट रह पाएगा। उसका लग रहा था कि वो हो गया वापस फिट, बट फिर से उसकी इंजरीज़ की आप कह सकते हो कंसर्न्स वापस आ गई हैं। आप रफीनिया की परफॉर्मेंसेस भी देख लो, रफीनिया की बात चल रही है, शायद बार्सिलोना ऑफलोड कर ले, चेल्सी एंड आर्सेनल आर स्टिल इंटरेस्टेड, बट मुझे नहीं लगता रफीनिया विल बी मूव्ड ऑन बाय ज़ावी और बाकी सारे विंगर्स में से रफीनिया सबसे कंसिस्टेंट रहा है। बट फेरन टोरेस और अंसु फाटी की पोजीशन का क्या होता है क्योंकि जब लेवेंडोव्स्की गोल नहीं मारा था तो विंग से उतने सफिशिएंट गोल नहीं आए जितने बार्सिलोना को चाहिए, तो कैसे बार्सिलोना अपने विंगर्स के इश्यू को फिक्स करती है ये ज़रूर देखना पड़ेगा। बट पूरा सीजन का एनालिसिस एक तरफ, कल जिस हिसाब से बार्सिलोना जीती 4-2 सेलिब्रेटिंग एट द एस्पेनियोल स्टेडियम और फिर एस्पेनियोल के फैन्स स्टॉर्म अप करके पिच में एस्पेनियोल पूरे मैच से पहले अपनी हाइप बनाई जा रही थी, अपने आप को हाइप अप करने के लिए, अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए उन्होंने वीडियो भी निकाला था, दिस इज कैटेलोनिया वी आर एस्पेनियोल, पर उसको निकाल के कि हमारा मैच जीतना कितना जरूरी है और रेलिगेशन बैटल में उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच जीतना और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। आधे से ज्यादा एस्पेनियोल के फैंस बीच में मैच छोड़ के चले गए थे हाफ टाइम पे और उसके बाद जो फिर भाई बार्सिलोना की सेलिब्रेशन जो आप कह सकते हो रबिंग इन द डिफीट एट द होम ऑफ योर सिटी राइवल्स, बारसा ने शिटहाउसरी का मौका बिल्कुल जाने नहीं दिया और उन्होंने पूरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया, इसलिए जो एस्पेनियोल के फैंस थे वो भड़क के पिच पे स्टॉर्म कर गए थे। तो अगर आप ला लीगा टाइटल जीतने की बात करो, द मैच व्हिच वाज मोस्ट डिजर्विंग, आई थिंक खाली एल क्लासिको पे ला लीगा टाइटल रैप अप करना बीट्स बीटिंग एस्पेनियोल फॉर बार्सिलोना, क्योंकि एस्पेनियोल सिटी राइवल्स है, ऑब्वियसली बिगेस्ट राइवल्स आर रियल मैड्रिड, बट बार्सिलोना में ही ला लीगा टाइटल को रैप अप करना इट डजंट गेट मच बेटर देन दिस, ऑब्वियसली एल क्लासिको डज गेट बेटर देन दिस बट डजंट गेट मच बेटर देन दिस फॉर बार्सिलोना। बट उसी के साथ-साथ ब्रीफली प्रीमियर लीग की भी बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रामायण गा दी है, बार्सिलोना के लिए पूरी गाथा गा दी है मैंने इस वीडियो में, बट प्रीमियर लीग टाइटल भी कहीं ना कहीं रैप अप हो गया क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आज हरा दिया। गुंडोआन भाई, इतना मुझे दुख हो रहा है कि मैं गुंडोआन को क्यों नहीं लेके आया अपनी एफपीएल में। मैंने एफपीएल में सोचा था मैं सिटी का एक प्लेयर लाऊंगा, मारेज लाऊं या गुंडोआन लाऊं, तो मैंने सोचा मारेज लेके आता हूँ, गुंडोआन को पता नहीं गोल मारे गए नहीं, और गुंडोआन ने 2 गोल और 1 असिस्ट लाके 19 पॉइंट एफपीएल में ला दिए और मेरे को जो पछतावा फील हो रहा था वो और डबल फील हुआ जब मैंने देखे भाई 19 पॉइंट लेके आया गुंडोआन। बट ये सब छोड़ो, एफपीएल की बात हम नहीं कर रहे। टाइटल इसलिए रैप अप हो गया है क्योंकि ब्राइटन ने आर्सेनल को एमिरेट्स पे 3-0 पेल दिया और काफी दुख का माहौल था क्योंकि जो मेरा दोस्त है उसका दोस्त आया हुआ है अमेरिका से, आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन देखने आया था। वो इंडिया जाने वाला है वैसे तो, आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन भी देखने आया था, घूमने-वूमने आया था लंदन। बट आर्सेनल फैन है, आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन देखने गए भाई और उनका पहला मैच एट द एमिरेट्स एंडेड इन अ 3-0 बैटरिंग बाय ब्राइटन। आर्सेनल थकी हारी लग रही थी, आर्सेनल की बॉडी लैंग्वेज मुझे डिड नॉट लुक द बेस्ट इन दिस मैच। ब्राइटन को वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है डिजर्बी को, जिस हिसाब से उसने आर्सेनल के अगेंस्ट शेप अप किया। एज अ यूनाइटेड फैन मैंने देखा है कि यूनाइटेड
120 मिनट में क्या 210 मिनट में डिजर्बी के अगेंस्ट एक भी गोल नहीं मार पाए थे हम। वी वॉन द एफए कप मैच ऑन पेनल्टीज और 90 मिनट में हम एमएक्स पे तो हार ही गए थे 1-0 जब हमने 99th मिनट में 99th क्या मतलब एक 210 मिनट नहीं 220 मिनट ही लेके चलो जो यूनाइटेड ने गोल नहीं मारा था ब्राइटन के अगेंस्ट। एंड ब्राइटन जिस हिसाब से आज आर्सेनल को लगातार खोल रही थी ट्रांजिशन पे और आर्सेनल को लगातार थ्रेटन करे जा रही थी। आर्सेनल की जो डिफेंसिव एरर्स थे, ऑब्वियसली मार्टिनेली का इंजर होना उनके प्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और टीम की आप कह सकते हो ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्रेट होती है, उसके लिए काफ़ी डैमेजिंग था। बट उसके अलावा भी ट्रॉसार्ड आप कह सकते हो काफ़ी आयरॉनिक है। ट्रॉसार्ड भाई ने फोर्स किया था मूव अपना ब्राइटन से आर्सेनल को जनवरी में। और ट्रॉसार्ड भाई ने ही पोजीशन कंसीड की थी जिससे ब्राइटन का दूसरा गोल पड़ा था और आर्सेनल की टाइटल होप्स पे फुल स्टॉप लग गया था। इसका मतलब है कि सिटी अगर अगला मैच अपना जीत जाती है तो दे विल रैप अप द प्रीमियर लीग टाइटल और पिछले 6 साल में सिटी का ये 5वां लीग टाइटल होगा। और सिटी चाहे मैं कितना भी नहीं चाहता था, सिटी जो यूनाइटेड का थ्री-पीट वाला रिकॉर्ड है जो हम 2 बार कर चुके हैं प्रीमियर लीग एरा में, सिटी भी थ्री-पीट अकॉम्प्लिश कर देगी। लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल अकॉम्प्लिश कर लेगी जो मैं नहीं देखना चाहता बट जस्ट गोज़ टू शो हाउ डोमिनेंट सिटी हैज़ बीन और लग नहीं रहा है ये डोमिनेंस रुकने वाला है जिस हिसाब से सिटी ग्वार्डियोल और ऐसे-ऐसे प्लेयर को टारगेट कर रही है। ऑलरेडी जब आपके पास इतना बीफ्ड अप, जैक्ड अप स्क्वाड है, देखते हैं क्या होता है। बट आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऑन बार्सिलोना विनिंग ला लीगा? Xavi winning his first La Liga title 4 साल बाद बार्सिलोना ने ला लीगा जीती है और सिटी pretty much wrapping up the Premier League title. Let me know in the comment section down below. लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। 22 की जल्दी से करा दो। थोड़ी इनकंसिस्टेंसी हो गई है, माय अपॉलॉजीज एंड वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, माय अपॉलॉजीज। बट बस जैसे एग्जाम्स खत्म होते हैं वापस कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आई एश्योर यू दिस। तो जितने भी ओजीज है जिन्होंने अब तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।